ही रहेंगी, यानी कोई मैदान में नहीं उतर रहा, मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार नहीं होगा, वर्चुअल रैली होगी। 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिसात भी चुकी है हर दल की अपनी तैयारियां, लेकिन खास बात यह कि सत्ताधारी दल की तरफ से मुख्यमंत्री चुनावी समर में प्रचार की अगुवाई करेंगे। विपक्ष के अगुवा मैदान में नहीं होंगे। अखिलेश यादव वर्चुअल रैली करेंगे। प्रियंका वाड्रा बसपा सुप्रीमो चुनावी मैदान से दूर रहेंगे अप्रत्यक्ष रूप में। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ में संजय गुप्ता हैं, हरेंद्र मलिक हैं, रतिबन त्रिपाठी हमारे साथ में हैं और हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ में, जो कि इस वक्त हिंदू राष्ट्र के लिए अनशन पर बैठ गए, परमहंस दास। रवि प्रकाश जी भी हमारे साथ में हैं, राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि प्रकाश वर्मा जी के साथ में शुरुआत करूंगी डिबेट की। रवि प्रकाश वर्मा जी, ये सेमीफाइनल है, आप तो लगातार इतने समय से राजनीति में हैं, समाजवादी पार्टी को बखूबी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की नस नस को पहचानते हैं। क्या आपको वाकई लग रहा है कि विपक्ष जितना आक्रामक होना चाहिए और जितना संजीदगी के साथ में इस उपचुनाव में होना चाहिए, उतनी ही क्षमता के साथ चुनावी मैदान में है? हेलो रवि प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बीच में गायब हो गए थे, अब आ रही। मैं दोबारा सवाल दोहराऊं, ना सुना हो तो आपने? हाँ, दोहरा दीजिए। रवि प्रकाश जी, मेरा सवाल यह है कि ये सेमीफाइनल है, सत्ता का सेमीफाइनल है, चुनाव 2022 में होने हैं और ये उपचुनाव बहुत खास है। क्या वाकई आप मानते हैं कि पूरी क्षमता के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी लड़ती है पूरी ताकत से ही लड़ती है। आपको ऐसी शंका क्यों हो रही है? मेरी शंका की वजह यह है, अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है, वर्चुअल संवाद करेंगे उपचुनाव के दौरान में। दूसरी तरफ कंपैरेटिवली अगर बीजेपी की बात की जाए तो खुद योगी उतर रहे मैदान में। है। देखिए, ये आपने मान लिया है कि वो वर्चुअल रैली करेंगे, भाई उनका संपर्क सब जगह हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। और आप जब जैसे ही चुनाव आएगा आप देखिएगा, समाजवादियों को लड़ने की आदत है, तो जैसे ही मौका मिलेगा वो लड़ने की तैयारी में निकल पड़ेंगे। कब निकलेंगे? 3 तारीख को तो मतदान होगा। वो खाली वर्चुअल रैली से करेंगे। समाजवादियों के पास बहुत वर्चुअल मामला है भी नहीं, वो फील्ड के लोग हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हो ना हो, उनके कार्यकर्ता तैयार हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी नाइंसाफी से लड़ने के लिए ही बनी थी। जो गैर बराबरी है, नाइंसाफी है, उसको लड़ने के लिए ही बनी थी। ठीक है, इस बीच में थोड़ी हम लोग को धक्का लगा है, लेकिन आप यकीन मानिए, अच्छा, माहौल भाप रहे हैं जनता है और उसकी उम्मीदें हैं, वो आखिर में समाजवादी पार्टी पर ही टिकी हुई है। माहौल भाप रहे हैं आप? उपचुनाव में कौन से मुद्दे हावी हो रहे हैं? हेलो, क्या उपचुनाव में माहौल को भाप रहे हैं आप? बीजेपी के एजेंडा को भाप पा रहे हैं आप? फिर से जय श्री राम, फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग होनी शुरू हो गई, लव जिहाद का जिक्र होना शुरू हो गया। बीजेपी हालात को अपनी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तो ये दिखाई पड़ने लगा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार असफल हो चुकी है। कोर्ट भी, माननीय हाईकोर्ट भी अब ये कह रही है कि सरकार हमारी बात नहीं मानती। आप देखिए, अभी आज ही एक चीफ जस्टिस है, उन्होंने जजेस को भी कहा है कि आप लोग निर्भीक होकर फैसले करिए। तो देखिए, जनता जल्दी बोलती नहीं है, साइलेंट रहती है, लेकिन फैसला करती है वो। आपको यकीन करना चाहिए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का प्रशिक्षण लगभग 100 साल का हो गया, समझे आप? और ये मान लिया जाना कि हर चीज एक ही आदमी के हिसाब से चलेगी, ये अक्लमंदी नहीं है। बहुत आशान्वित हो रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास में, वापस लौटती हूँ। मैं जरा परमहंस दास का रुख करूंगी। परमहंस दास जी, अनशन पर बैठे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र हो भारत, यही मांग आप कर रहे हैं। सुना था बीच में आपको डॉक्टर्स ने चेताया भी कि बंद कर दीजिए इस अनशन को, लेकिन फिर भी बरकरार है। परमहंस दास जी, परमहंस दास जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस का एक बार रुक करते हैं, फिर बीजेपी के पास हम चलेंगे। संजय गुप्ता बीजेपी के विधायक हमारे साथ में हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के हमारे साथ में, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। हरेंद्र मलिक जी,
कांग्रेस वाकई पूरी क्षमता के साथ चुनाव लड़ रही है? क्योंकि प्रियंका राहुल जब उत्तर प्रदेश के मुद्दे रहे तो खूब सड़कों पर उतर आए पूरे कार्यकर्ता के साथ में, लेकिन आज जब बारी आई उपचुनाव की तो ना सड़कों पर है, ना लोगों के बीच में है, ना कार्यकर्ताओं के बीच में है। कैसे काम चलेगा? कोई पार्टियों चुनाव तो अपनी क्षमता से लड़ती है और चुनाव में मुद्दे ही सबसे बड़े होते हैं। आज भी प्रियंका जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आज भी मीटिंग ली है हम लोगों की और सबको उनकी जिम्मेदारी सौंपी है और बराबर वो कसती रहती हैं, सबको निर्देश देते रहते हैं। जहां तक मुद्दों की बात है, देखिए चुनाव बेरोजगारी का मुद्दा है, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और जो महिलाओं के साथ ज्यादती है उसका मुद्दा है। मुद्दे हमारे पास बहुत है और हम अपनी पूरी ताकत के साथ पूरा जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव करेंगे। निश्चित रूप से नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कर रहे हैं चुनाव में। आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है। समाजवादी पार्टी से जो जुड़े हैं हमारे साथ में राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी यही कहा कि समाजवादी पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है। आप लोग सच में ईमानदारी से बोलिए, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मेरे को तो तैयारी नजर नहीं आ रही। जो आक्रामकता होनी चाहिए सेमीफाइनल में, वो आक्रामकता तो नजर आ ही नहीं रही कहीं पर। जैसा आप गुड़िया के लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतर जाते हैं, अब कहां है प्रियंका? पूजा जी, ये तो एक नीति है, नीति निर्धारण के साथ चलते हैं हम लोग। और आपको समाजवादी पार्टी हो चाहे हम लोग हो या दूसरा विरोध पक्ष हो, उसके सामने बहुत चुनौतियां रहती हैं। आपको याद होगा अभी कोऑपरेटिव का जो चुनाव हुआ, आदरणीय योगी जी के राज में सब कुछ कानून और संविधान से नहीं चलता। आपको जानकारी होगी, सबके नॉमिनेशन कैंसिल करा दिए भूमि विकास बैंक में, कोई चूं तक नहीं कर पाया और उन्होंने अपने लोग बना लिए। हम लोगों को ये लगता है अगर सरकार लोग वही तो कह रहे हैं ना हरिंद्र जी, इतने मुद्दे होने के बावजूद भी आप लोग बैकफुट पर क्यों हैं? चुनाव एसडीएम, थानेदार, डीएसपी और वीडियो कराएगा, विपक्ष सोशल मीडिया पर सिर्फ क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है? अब की बार इनका पत्ता साफ कर देगा। हरिंद्र मलिक जी, आप लोग कह रहे हैं कि जमीन पर रहने वाली पार्टी है, जमीन पर आपके कार्यकर्ता रहते हैं, फिर आपके बड़े नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? कौन कर रहा है सोशल मीडिया पर? आप देखिए ना, बयान ले लीजिए, सोशल मीडिया, ट्विटर, सिर्फ आजकल तो सारी वोट ट्विटर पर चल रही है। चुनाव ट्विटर से जीते जाते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। जितना संघर्ष हमारे नेता कर रहे हैं, प्रवासी भारतीयों के मामले में सबसे ज्यादा 6 महीने में एक बार कोई मुद्दा आता है तो आप सबसे ज्यादा सड़क पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं। यही पॉलिटिक्स है क्या कांग्रेस की? ऐसे बनाएंगे लोकतंत्र को मजबूत? किसानों के मामले में सड़क पर कौन था? हम लोग तो सड़क पर है। उपचुनाव में कितने मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सरकार को घेर सकते हैं, और क्या वाकई आप लोग उनको लेकर सड़कों पर हैं? मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी का मुद्दा है, प्रवासी भारतीयों का मुद्दा है, प्रवासी नागरिकों का मुद्दा है, मजदूरों का, आपका किसानों का मुद्दा है जो 3 काले बिल आए हुए हैं, किसानों के ऊपर बिजली का बिल। राहुल गांधी पंजाब हरियाणा जाकर ट्रैक्टर पर चढ़ जाते हैं, यूपी में क्यों नहीं चढ़ गए ट्रैक्टर पर? जो बहन बेटी की इज्जत लूट रही है वो मुद्दा है। वही मैं कह रही हूँ हरिंद्र जी, पंजाब हरियाणा में जाके राहुल ट्रैक्टर पर चढ़ जाते हैं, यूपी में क्यों नहीं चढ़ते ट्रैक्टर पर? यूपी का किसान नहीं है क्या? यूपी में तो अभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मेरे मुजफ्फरनगर में 1100 ट्रैक्टर के साथ जुलूस निकाल रहे थे। मैं कह रही हूँ राहुल यहाँ पर क्यों नहीं आ गए? मैं वही कह रही हूँ कि आपके बड़े नेता यूपी को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं बता रहा हूँ 6 तारीख को अभी मुजफ्फरनगर में ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी और उपाध्यक्ष पंकज मलिक 1100 ट्रैक्टरों के साथ। फिर हरिंद्र जी, अजय लल्लू की बात नहीं कर रही मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। पंजाब हरियाणा में तो कोई चुनाव भी नहीं था, यूपी का किसान नहीं है क्या? आपको जानकारी नहीं है? हरियाणा में भी उपचुनाव है, बड़ौदा में। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बड़ौदा का उपचुनाव है। पंजाब में बताइए, उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य तो नहीं है हरियाणा? उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसान तो नहीं है हरियाणा के अंदर? आपको शायद जानकारी, पंजाब हमारा सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। पंजाब के किसान ने अनुरोध, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ, क्या उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है? पूजा जी, गलती हमारी थी, हमने अनुरोध राहुल जी से बाद में किया, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया। हम चाहते थे इमीडिएट काम हो, क्योंकि धान की कटाई चल रही है, धान खरीद नहीं हो पा रहा, आपका गन्ने मूल्य भुगतान नहीं हो पा, चीनी मिलें चलने जा रही है, किसान बदहालता, परेशान था, समय अपनी पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। संजय गुप्ता जी का मैं रुक करूंगी, ठीक है? संजय गुप्ता जी 1 सेकंड में आती हूँ। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता भी हमारे साथ में। संजय गुप्ता जी, इस उपचुनाव में कितनी करारी टक्कर मान रहे हैं आप अपने लिए?
देखिए, उपचुनाव क्लियर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, खाली बैठ के ट्विटर पे, फेसबुक पे अपना ये मुद्दा बना के चाहे जो करें। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है, ऐसा सर्वे भी लगभग हम लोगों को जानकारी है। जनता का रुझान पूरा इस प्रदेश की सरकार की तरफ है। विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दे हैं तो मुद्दे लेके सड़क पर आए, हम सब उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर इतना ही तैयार थे आप लोग तो फिर हिंदुत्व की बात क्यों करने लग गए? फिर से रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का वादा हमने पूरा कर दिया, जय श्री राम, और एक बार फिर से मथुरा काशी, इन सब को लेकर फिर से क्यों एजेंडा चलने लग गया? हिंदू राष्ट्र की मांग होने लग गई साधु संतों की ओर से, ये अचानक से कैसे होने लगा सब? हिंदुत्व हमारी विचारधारा है और उस पर कभी समझौता ना किया है, ना कभी समझौता करेंगे। तो आपका हिंदुत्व फिर से आ गया बाहर, उसी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा विचारधारा है। तो क्या हिंदुत्व को फिर से प्रसारित कर रहे हैं? एक बार फिर से उसी को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अभी राम जन्मभूमि का भी मुद्दा कोर्ट के, तो इसी विचारधारा का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में बार बार जी, इसी विचारधारा के जरिए जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं बार बार। देखिए, ऐसा नहीं है। जब 2014 में हमने सरकार बनाई तब कौन सा मुद्दा हम राम मंदिर मुद्दा लेके आए? 2019 में हमने सरकार बनाई, 2017 में प्रदेश में सरकार बनाई। ये हमारी विचारधारा है, हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक बार हमारे साथ जो लगातार बने हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका एक बार रुख मैं करूंगी। रतिभान त्रिपाठी जी, ये जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश का, सेमीफाइनल है, लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है कि जितना ज्यादा आक्रामकता के साथ में विपक्ष को खड़े होना चाहिए था, वो उतनी ही आक्रामकता के साथ में, उतने ही मुद्दों के साथ में खड़ा हुआ है? पूजा जी, सच ये है कि विपक्ष इस चुनाव में अपनी शक्ति भूमिका निभा ही नहीं रहा है। विपक्ष सिर्फ फॉर्मेलिटी जैसी कर रहा है, औपचारिकता निभा रहा है। विपक्ष को इस बात का भरोसा है कि उसकी, जहां विपक्ष में उस मुख्य रूप से माने तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इससे पहले कभी उपचुनाव लड़ा नहीं करती, लेकिन मायावती जी को शायद लगने लगा है कि उनका वोट बैंक जनाधार खिसक रहा है, लिहाजा चुनाव, पूरे चुनाव से पहले थोड़ा सा अपनी जोर आजमाइश कर लेनी चाहिए, ताकि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें कितना दम है, कितना जोश है, वो परखा जा सके। जहां तक मुख्य विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में इस समय है, वो है समाजवादी पार्टी, जो दावा करती है कि नहीं, हम अगली सरकार बनाएंगे, हम ही पावर में आएंगे। सच ये है कि पिछले 3.5 सालों में एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया जब गंभीर मुद्दों पर भी समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा रुख दिखाया जिससे लगे कि नहीं, विपक्ष की भूमिका में है। इससे बेहतर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, जो गंभीर मुद्दों पर जब उन्होंने हमला किया, जब उन्होंने सरकार पर हमला किया, तो सरकार को रिएक्ट करना पड़ा, सरकार को भागना पड़ा उस दिशा में। चाहे वो सोनभद्र का मामला रहा हो, चाहे उन्नाव का मामला रहा हो, या फिर अभी हाथरस का मामला ताजा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस गंभीर विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन मजबूरी यह है प्रियंका गांधी वाड्रा की या राहुल गांधी की कि उनका संगठन इतना पंग है, इतना कमजोर है कि केवल दिखावे से काम नहीं चलने वाला। जब तक गांव से संगठन के कार्यकर्ता नहीं निकलेंगे, तब चुनाव नहीं जीता जाता। ये भी एक सच्चाई है। कुल मिलाकर के कि जो दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मुख्य विपक्षी दल होने का दावा करती हैं और कहती है कि नहीं, उत्तर प्रदेश हमारा है, हम ही उत्तर प्रदेश में राज करने। लेकिन अगर बसपा की बात करें रतिभान जी, तो बसपा में हमेशा, खुद अगर मायावती की बात की जाए तो शायद ही ऐसा हुआ हो कि ट्विटर को छोड़ के वो जनता के बीच में गलती से कभी नजर तो आई नहीं। और बयानों की बात करें तो वो भी छोड़ दीजिए। मायावती जैसी नेता जो जमीन पर काम करने वाली कही जाती थी, वो ट्विटर पर काम कर रहे हैं, इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? और अखिलेश यादव, जिनके पिता मुलायम सिंह यादव केवल अपने कार्यकर्ताओं को, अगर विपक्ष में रहते थे तो 5 साल तक लगातार चार्ज रखते थे, ताकि उनके कार्यकर्ता बैठने न पाए, लगातार सक्रिय रहें और आगे चलकर चुनाव में उसी जोश और अच्छा, समाजवादी पार्टी की अपनी यूएसपी क्या रही है चुनाव जीतने के लिए रतिभान जी? पिछले 3.5 सालों में पूजा जी, वो अखिलेश यादव केवल बैठकर ये देखते हैं कि उनके वो जीवित कार्यकर्ता के मन में एक जोश भी न रहे, ऐसा कुछ उन्होंने, ऐसा कोई
और अवसर, एक भी अवसर ऐसा नहीं दिखाया जहां की उन्होंने कोई सक्रिय और पूरी ताकत से कार्यकर्ताओं को भिड़ाया हो या खुद मैदान में उतरे हो। वो मैं तो पूजा जी एक और ट्रेंड देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति का पिछले 10 सालों से। वो ट्रेंड ये है कि मायावती सोचती हैं कि अखिलेश यादव फेल कर जाएंगे तो हम पावर में आ जाएंगे, और अखिलेश यादव अब ये महसूस कर रहे हैं कि वो भाजपा। मैं आती हूँ रतिमान जी, परमहंस दास भी काफी देर से जुड़े। मैं परमहंस दास जी, तबियत ठीक है आपकी? अनशन पर बैठे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए भारत, इसी मांग को लेकर पिछले दिनों सुना था डॉक्टर्स ने आपको चेताया कि अनशन खत्म कर दीजिए, लेकिन आप अपनी मांग पर बरकरार हैं। हमारी मांग ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तमाम इस्लामिक धारणा होने लगी कि हमारा वक्त आएगा। जिस तरह से मुगल काल में राम मंदिर तोड़ा गया था, उसी तरह से फिर से राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। क्या ऐसी मानसिकता रखने वालों को भारत जैसे संवैधानिक देश में जगह होनी चाहिए? दूसरी बात, पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी को बचाने के लिए सेना पर पत्थरबाजी करना, क्या ये भारतीय नागरिक का कर्तव्य है? जब CAA कानून बन गया, जब कानून बनने के बाद में हिंसक प्रदर्शन करना, तमाम हत्याएं कर देना, पुलिस के चौकी थाने फूंक देना, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगा देना, क्या ये ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए हिंदुस्तान में जगह होनी चाहिए? और वैसे भी जब भारत आजाद हुआ तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा तो शांति को मानने वाले लोग ये जगह नहीं रह सकते, तो उनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेज दिया गया, और उसके बाद वो बांग्लादेश पाकिस्तान घोषित हो गया। वहाँ 2 दिन वो जनसंख्या कम हुई और हिंदुस्तान में इतना ठीक से आवाज नहीं आ रही, वापस लौटूंगी। अब बहुत ही अहम पहलू पर चर्चा करेंगे, बहुत ही छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। मम्मी, मेरा हेयर बैंड नहीं मिल रहा। प्रिया, मेरा पर्स है ना? बहू, मेरा चश्मा कहाँ है? जिस तरह से मैं रखती हूँ अपनी पूरी फैमिली का ख्याल, ठीक उसी तरह से उद्रा अमृत रखता है मेरी पूरी फैमिली की हेल्थ का ख्याल। पाचन शक्ति बढ़ाएं, गैस, एसिडिटी और खट्टी डकार से राहत पाएं। हर्बल कनाडा का उद्रा अमृत स्वरस। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।
India's #1 institute, Vedanta IAS Academy. Coaching for UPSC, Civil Services, State PCS for 12th and graduation student. Online smart classroom. Live class with Android app. Vedanta IAS Academy. Contact number 9911753333 or visit www.vedantaiasacademy.co.in. Branches at Rohini and Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। क्या आप भी अपने पढ़ाने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के? तो फिर देर किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टीचमेंट ऐप। India's #1 टीचिंग ऐप टीचमेंट, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर से चर्चा की शुरुआत करते रवि प्रकाश वर्मा जी का रुख करेंगे। रवि प्रकाश वर्मा जी, पिछले कुछ दिनों में लगातार मैंने सुना समाजवादी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी एक जाति के साथ में सिर्फ खड़ी हुई है और सिर्फ उसी का ही पक्ष ले रही है। तो क्या आप लोग सिर्फ 22% दलितों के सहारे हैं? चला गया क्या? कॉल चला गया मुझे। रवि प्रकाश जी, हरिंदर जी, आप लोग क्या सिर्फ 22% दलित के सहारे हैं? हरिंदर जी, राजनीति भी करते, कांग्रेस का एक अपना इतिहास रहा है और मैंने पहले बताया मुद्दे बहुत हैं। आज सबसे बड़ा तबका जो किसान का है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। सारा किसान परेशान है, तंग है। हमारा आड़ती पर धर्म का संकट आ रहा है, व्यापारी भी परेशान है, उद्योग बंद पड़े गुंडई के कारण, और बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है वो भी बड़ा चिंता का विषय है। समाज बचेगा तो देश बचेगा। हम लोग तो उस बात को लेकर के चले, हम किसी जाति धर्म, मैंने बीजेपी की बात पूछी, मैं बीजेपी की बात पूछ रही हूँ। क्या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक ऊंची जात की बात कर रही है? क्या सिर्फ एक जाति के लोगों के साथ खड़ी है बीजेपी? मैं आपको एक फार्मूला बताऊं, जब नेता कमजोर होता है तो वो जाति और धर्म की शरण लेने लगता है। हाँ। बीजेपी को जब कमजोरी आती है ये धर्मवाद पर चल देते हैं। अच्छा, कितने एक बिना शर्माए कितना बड़ा झूठ बोल देते हैं कि हमने मंदिर बना रहे हैं। मंदिर तो मान लीजिए उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंदिर का रास्ता साफ हुआ है। किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी संगठन ने नहीं किया, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबके लिए मान्य है। इन्हें तो तारीफ करनी चाहिए हिंदुस्तान के नागरिक की, के पूरे जो परमहंस दास अब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनकी ये मांग कितनी जायज है? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। अच्छा, परमहंस दास जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनकी ये मांग कितनी जायज है? और ये वाकई उनकी अपनी कोशिश है या फिर इसमें भी आपको शक लग रहा है कि ये भी बीजेपी का एजेंडा साधे बैठे हैं?
साधु संतों का हम बहुत सम्मान करते हैं और उनसे भी नम्र निवेदन करते हैं कि ईश्वर की साधना करें, जन कल्याण का काम करें। ये दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बड़े होशियार हैं, वो इन पूजा साधु संतों को जिनका ईश्वर में जो ध्यान लगाते हैं उनको थोड़ा उकसा करके कभी कभी इस तरह के काम करा देते हैं। संजय जी, आप इस्तेमाल कर रहे हैं साधु संतों का हिंदुत्व के एजेंडा के लिए? नहीं, हिंदुओं का देखिए, साधु संतों का काम है धर्म की साधना करना। संजय जी, हिंदुत्व का एजेंडा साधने के लिए आप साधु संतों का इस्तेमाल कर रहे हैं? राजनीतिक एजेंडे से अलग रहना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, बल्कि साधु संतों का आशीर्वाद हम पर है। हम लोग इस देश को राजनीति के मामले में इस रूप में नहीं यूज करते कि सत्ता को पाने के लिए सारी नैतिकता की हत्या कर दी जाए। आज समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, जो कि जातिवादी व्यवस्था के तहत अपनी सरकारें चलाते थे, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सभी जातियों का समर्थन है, साधु संतों का आशीर्वाद है। राम मंदिर के मुद्दे पे उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हमारी सरकार ने जो शानदार पहल किया है, इस देश का साधु संत भारतीय जनता पार्टी से खुश है, प्रसन्न है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। कांग्रेस जात पात की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी जात पात की राजनीति करती है, ये आप कैसे कह रहे हैं? मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कोई मंदिर का मुद्दा नहीं है, हम कोई धर्म के सहारे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। धर्म की राजनीति और जात की राजनीति समाजवादी के लोग करते चले आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग करते चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सभी जातियों का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मोदी के नेतृत्व में पूरा रवि प्रकाश जी, जात पात की राजनीति करते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी को जाति की राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस देश के अंदर। पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, रवि प्रकाश वर्मा जी, जात पात की राजनीति करते हैं आप लोग? हरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूं। रवि प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जात पात की राजनीति करते हैं आप लोग? हरेंद्र जी, जात पात की राजनीति करते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। मैं आदरणीय रवि प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, उन्नाव कांड, हाथरस कांड और बलिया कांड में महज इत्तेफाक है क्या सब एक ही लोग? कौन लोग थे? जो पीड़ित है वो कौन पक्ष है और जो आक्रामक है वो कौन पक्ष है? इन तीनों। रवि प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आप आवाज बहुत कम आ रही है। रवि प्रकाश जी, जात पात की राजनीति करते हैं आप लोग, मुद्दों की बात नहीं करते। मुद्दे नहीं है आप लोगों के पास, मुद्दा विहीन है आप लोग। देखिए मैडम, आप हमसे जो बात कह रही हैं, आप कम से कम सरकार से पूछिए। नहीं, ये मैं नहीं कह रही, संजय गुप्ता बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात में। देखिए, बीजेपी के लोग के पास में चार मुंह होते हैं। वो एक मुंह से कुछ बोलते हैं, दूसरे मुंह से कुछ बोलते हैं, तीसरे मुंह से कुछ बोलते हैं। तो जनता भी सुन रही है तसल्ली से, और आपको सरप्राइज मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं, जो फरा सो झरा, जो भरा सो बुताना। पिछले महीनों में जनता दुखी हो चुकी है। इनके सारे टेस्ट लोगों ने आजमा लिए हैं, और अब की जानेंगे ये लोग। अगर जनता जो ने सब इनकी बातें हैं, इन पे मत जाइए, इनकी बातों पे मत जाइए। इनसे पूछिए कि इन्होंने यूपी का हाल क्या कर दिया है। क्या ये रहने के लायक बची है जगह? क्यों भाग रहे हैं लोग यहाँ से बाहर, ये बताएंगे। मैं एक लेकिन सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने इतने सारे मुद्दे मुझे गिना दिए। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश अब रहने लायक नहीं बचता। बर्बाद करने वाले कौन से जनते? अगर इतने ही अच्छे, उत्तर प्रदेश की जनता ने 250 सीट से इनको 47 पे लाके पटक दिया। ये अपनी गणना में स्थिति खुद देख रहे हैं। ये जनता ने नकारा है, संजय गुप्ता ने नहीं नकारा है। जनता ने इनको इस लायक बना दिया है कि आज जिस जाति की राजनीति, जिस नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, आपने मंदिर मस्जिद की राजनीति किया है, आपने शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति किया है, आपने देश को बांटने की राजनीति किया है, देश को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा है। आज उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सिर्फ किसानों की राजनीति करती है, नौजवानों की राजनीति करती है। और आप देखिए, इन लोगों ने पहले तो भरमा दिया था। प्रधानमंत्री जी खुद झूठ बोल गए थे कि हम 15 दिन में गन्ने का पेमेंट दिलाएंगे, हम बच्चों को नौकरियां दिलाएंगे। आज हालत ये है, जब ये फंस चुके हैं तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।
अभी चुनाव में जाइए, देखेंगे, आप देखिएगा किसान तैयार बैठा है, नफरत की आप लोगों के साथ में सवाल जवाब करने के लिए जो मुद्दे आप हम लोगों पे लगा रहे हैं, आप गुनहगार हैं उसके। असली में आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। आपने उत्तर प्रदेश में लोगों के, किसानों के सपने चकनाचूर कर दिए हैं, नौजवानों के सपने चकनाचूर कर दिए हैं। आप जात की बात करना चाहते हैं, देखिए नौजवान की कोई जात नहीं है, किसान की कोई जात नहीं है। आज किसान बर्बाद हुआ है, उत्तर प्रदेश लगभग बर्बाद हो चुका है। न गवाह सुरक्षित, न मुद्दे सुरक्षित, आपने जनता पर फैसला छोड़ दिया कि जनता देखिए आप लोग खुद क्या कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में कहां हैं आप लोग? सबको बताएं अखिलेश यादव। आपने पूरा बीजेपी को तो आप लोग मौका दे रहे हैं, बीजेपी अपने एजेंडा पर काम कर रही है, पर आप लोग कहां हैं? वो अफसरशाह जनता को चूस रहे हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता लग जाएगा आपकी बार इस चुनाव में। 2017 में एक बार जब सत्ता पर काबिज होती है बीजेपी और फूलपुर का उपचुनाव मुंह की खानी पड़ती है बीजेपी को। आज कहां है वो आक्रामकता? एक सेकंड संजय जी, कहां है वो आक्रामकता? रवि जी कहां है वो आक्रामकता? हरेंद्र मलिक जी कहां है वो आक्रामकता? आप जिस आक्रामकता की इंतजार कर रही हैं, वो आपके हिसाब से नहीं, वो जनता के हिसाब से आएगा। चलिए आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए, आप चलिए खुद कंपैरिजन कीजिए। बीजेपी क्या उपचुनाव को हल्के में ले रहे हैं आप लोग? जनता के भरोसे छोड़े बैठे हैं क्या? खड़े होने की चुनाव के परिणाम बता देंगे। आपने किसान को बर्बाद ये एक बात मैं नहीं कह रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं रतिराज जी, वो भी यही बात कह रही है कि आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। आप लोग तो आशान्वित हुए बैठे हैं कि जनता जो करेगी फैसला करेगी। रतिराम जी ने जो कहा, आपको बता, रतिराम जी की बात को याद करो, मेरे सामने बैठे हैं अभी भी। इन्होंने बड़ी निष्पक्षता से कहा कि केवल और केवल आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ही विपक्ष की भूमिका निभा रही है और मुद्दों पर सरकार को सोचने को मजबूर करती है, कोई मुद्दा नहीं छोड़ते। दलित की बात करते हैं, 22% वोट में कितना शेयर करेंगे आप लोग आपस में? सब लोगों के अलग अलग प्रत्याशी, 22% दलितों पर आप लोगों की राजनीति टिकी हुई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता केवल और केवल कांग्रेस को चाह रही है। आज दलित समाज में मोदी के साथ है और इनका त्रिपाठी सरकार कर देंगे, बढ़ा लेंगे। फलने फूलने वाली आपने बड़ौदा का उपचुनाव गिनवा दिया, बड़ौदा एक बहुत अहम सीट हरियाणा में, बड़ी संख्या में बड़ौदा के उपचुनाव को गिनवा दिया, लेकिन 7 सीट उत्तर प्रदेश में है उपचुनाव के लिए। एक बड़ौदा की सीट ज्यादा भारी है, 7 उपचुनाव यहाँ जो सीट है वो भारी। आप भी किसान की बेटी हो, आपकी सुलभ सूचना के लिए बताऊं कि मैं यहाँ भी स्टार प्रचारक हूँ और हरियाणा में बड़ौदा में भी स्टार प्रचारक हूँ पार्टी का। बड़ौदा हम 40,000 से चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कहीं बड़ौदा में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी आप जब आएंगे तो आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी पार्टी चुनाव जीत करके आई है। लड़ किससे रहे हैं? बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से, बसपा से? मुकाबला किससे कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो देखे जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए सभी से मुकाबला है। अब तक तो आप लोग हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने की बात करते रहे। लोकसभा के चुनाव में भी पूरी कोशिश होती रही, उपचुनाव में भी नहीं है पैर रखने के लिए, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। आपको ये गलत फहमी है और आप जैसे लोग जो नौजवान, मैं गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। जो जनादेश है उसको स्वीकार करिए। अरे छोड़िए, आप धोखे से जन देखा ना आदेश देखा, आपने किसान बर्बाद कर दिया, नौजवान बर्बाद कर दिया। आज किसान खून के आंसू रो रहा है। भाई साहब, आप केवल मेरे जिले का 582 करोड़ रुपया आज की तारीख में गन्ना किसान का बकाया है। आपको जानकारी है, धान आज 1200 रुपए क्विंटल बिक रहा है। आपको आप किसानों के बीच में जा नहीं सकते, पूर्ववर्ती सरकारों में पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी सरकार ने किसानों का क्या जानेंगे? आपके नेता गन्ना पैदा होता है कि गुड़ पैदा होता है? आपके नेता गुड़ में एक खेत में गुड़ पैदा कराते हैं, आप गन्ना किसानों जैसे आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। आपके जो बड़े नेता है उनसे हमारे बारे में बात कीजिए। ज्ञानवर्धन में आइए, जितना आप बोले होंगे, आप आंकड़े से बात कीजिए। हम 84 से लड़ रहे हैं। गन्ना किसानों को कितना बकाया था हमारी सरकार में? गन्ना संजय गुप्ता जी आप ये मुझे बताइए कि विपक्ष ने जो पिछले दिनों सरकार की खूब जब किरकिरी हो रही थी, जब घेरा था, तो आप लोग भी परेशानी में आ गए थे उपचुनाव को लेकर।
अब फिर से रामनाम का जप शुरू हो गया, अब फिर से मथुरा काशी शुरू हो गया, अब फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू हो गई। विपक्ष तो आप पे आरोप लगा रहे कि ये सब भी आपके द्वारा प्रायोजित है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी भी हिंदू को काशी पे चर्चा करने का अधिकार है, मथुरा पे चर्चा करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के विकास की बात की बजाय आज फिर से ये सब बातें क्यों होनी शुरू हो गई? हमारे देश में ऋषियों का सम्मान है, हमारे देश में ऋषियों का भी सम्मान है और कृषियों का भी सम्मान है। हम तो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे देश को, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे क्या? पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है, जाति की राजनीति नहीं करती है। हमने सबकी चिंता किया है, हिंदुओं की चिंता किया है, मुसलमानों की चिंता किया है। परमहंस दास जी, मुस्लिम बहनों परमहंस दास जी, मेरा एक सवाल है, हो सकता है कि शायद आपको सवाल बुरा लग जाए, पर मुझे क्षमा कीजिएगा, पर इन लोगों की बातें सुनकर मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, मैं पूछना चाह रही हूं आपसे। आपका ये जो अनशन है, जो कि लगातार आप अनशन पर बैठे हैं और आप अपनी हट पर हैं इस बार कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्या वाकई इस बार आपका ये अनशन बरकरार रहेगा, या फिर आमतौर पर जैसा ये लोग आरोप लगा रहे कि राजनीतिक इस्तेमाल होता है आजकल साधु संतों का, ये कहीं वैसे तो कुछ भी नहीं? 12 अक्टूबर से सुबह 5 बजे से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की बात को लेकर मेरा अमर अनशन जारी है। आज 9 दिन हो गया, 9 किलो हमारा वेट कम हुआ, लेकिन हौसला बुलंद है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि जिस तरह से शिक्षा के नाम पर मदरसों में पैसा जा रहा है, वहाँ हथियारों के कब्जे पाए जा रहे, आतंकवाद की ट्रेनिंग की जा रही है, एजुकेशनल बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया जा रहा है। ये तमाम तरह की जो उनकी मानसिकता, कहीं लव जिहाद, कहीं तबलीगी जिहाद, कहीं जमात जिहाद, कहीं जिहाद। तो मेरा मानना यह है कि जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, उनका वतन से प्रेम नहीं है, उनको वतन में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा मानना है भारत इस्लाम मुक्त होना चाहिए। भारत के जो मुस्लिम है उनका देश पाकिस्तान दे दिया गया, पाकिस्तान बांग्लादेश जाए और बांग्लादेश पाकिस्तान के हिंदुस्तान में आ जाए। अच्छा, आपको भी कहीं ये तो नहीं लग रहा कि 3 तारीख के बाद ही आप तक सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा, आपको आश्वस्त करेगा, फिर आपके अनशन को खत्म कराने की कोशिश की जाएगी, ऐसा आपको तो नहीं आभास हो रहा? नहीं, मेरे पास तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है तो हमारे पास जो है संपर्क बना रहे हैं, जा रहे हैं और चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है, मेरी डिमांड जो है वो बिल्कुल सही है और हम जानते हैं अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो बाद के जो 4 दर्जनों बच्चा पैदा कर रहे हैं, फिर इन कहेंगे कि हमारे लिए अलग देश दे दो, फिर कहेंगे अलग देश दे दो, और अलग देश देते ना बात भारत बचेगा ही नहीं। इसलिए अब देश बदलने नहीं दिया जाएगा। इनको एक बार दे दिया गया अलग देश, इनको यहाँ नहीं अच्छा लगता वहाँ से। प्रतिभान जी, ये विपक्ष कहीं बहुत ज्यादा आशावान तो नहीं है? जैसा अब मैं दोनों की बातों को सुन रही थी, बहुत सारे मुद्दे हैं इनके पास, बहुत सारे मुद्दे गिनवाने के लिए। या तो एक वजह है कि इनके पार्टी के सुप्रीमो गलतियां कर रहे हैं और भुगतना, यहाँ पर बैठकर जो लोग पक्ष रख रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, मजबूरन उनको पार्टी के लिए मजबूती की बात करनी पड़ती है, लेकिन असल में वो भी जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। पूजा जी, हुई थी, क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है? क्या विपक्ष अपनी सक्रियता दिखा रहा है? क्या जो चुनाव सामने उसे विपक्ष उस दमखम से मैदान में उतरा है? तो सच ये है, विपक्ष उस दमखम से नहीं उतरा, कितनी तैयारी से, अच्छा, अपने वर्चुअल रैलियों के जरिए, वजह क्या है, या फिर कार्यकर्ताओं को चार्ज करके भारतीय जनता पार्टी जिस दमखम से उतरी है, वो ऐसा विपक्ष उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। विपक्ष ट्विटर पर है, विपक्ष वजह क्या समझ पा रहे हैं आप? वजह क्या में नहीं है, लेकिन मुद्दा इस वक्त डेवलपमेंट ही होगा। इस चुनाव में भी मुद्दा डेवलपमेंट होगा। इस चुनाव का मुद्दा, सबसे गर्म मुद्दा जो उपचुनाव का होगा, वो उत्तर प्रदेश में बढ़ते दिखाई पड़ रहे अपराध होगा। और इस समय राम मंदिर भी न चाहते हुए या चाहते हुए जिस भी हालात में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि चुनाव मैदान में उतरी है। बिहार चुनाव में इसकी बानगी देख लीजिए ना, चुनाव प्रचार में जय श्री राम और आप देख लीजिए, राम मंदिर बन ही रहा है, तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इससे समझा जा सकता है कि क्या रहेगा एजेंडा।
मैं ये समझना चाह रही हूँ कि विपक्ष, आप भी ये बात मान रहे हैं कि विपक्ष की सक्रियता उतनी नहीं है। हमने फूलपुर का उपचुनाव भी देखा है, उस दौरान कैसे पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया था, पूरा गणित सेटअप किया गया। इस बार ये लोग छिटके पड़े हैं अलग अलग बात करके, क्योंकि उनका फॉर्मूला नहीं काम कर पाया 17 के बाद 19 के चुनाव में। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, वजह क्या है? ये जो विपक्ष इतना अभी एकदम शांत सा बैठा हुआ है, मैं इसको शांत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उपचुनाव में तो और ज्यादा मुद्दे इतने सारे गिनवा रहे हैं यहाँ पर, जो तमाम बड़े नेता बैठे हैं तमाम पार्टियों के, वो इतने बड़े बड़े मुद्दे गिनवा रहे हैं, लेकिन उनके बड़े नेता उन मुद्दों को उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है इसकी? ऐसा कौन सा वीक पॉइंट है? ये पहला अवसर है जब विपक्ष उपचुनाव इतना हताश निराश नजर आ रहा है। इसकी वजह है इनके बड़े नेता, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती हो या फिर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, इन दोनों की कहीं ना कहीं सरकार के पास कोई ऐसी कोर दबी हुई है, इससे ये डर रहे हैं, अपनी खुद आक्रामकता जाहिर नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आक्रामक की ओर में ला नहीं रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने ही इनकी कोई ना कोई नस दबा रखी है। रवि प्रकाश जी, ऐसा है क्या? हरिंद्र मलिक जी, मैं एक सेकंड बस आपके पास। रवि जी, ऐसा है कि कोई नस आप लोगों की दबा रखी है सरकार ने कि जितनी सक्रियता होनी चाहिए वो लोग आपकी नजर नहीं आती? ये पहला, रतिराम जी कह रहे कि पहला उपचुनाव ऐसा है जहां पर इतना हताश और निराश है विपक्ष। देखिए, ये सब बेकार के प्रलाप है और अभी आप मैदान में आने दीजिए। अभी नामांकन की प्रक्रिया चालू हो रही है और जैसे जैसे माहौल बढ़ेगा आप देखेंगे परिणाम बदल जाएंगे। रवि जी, आज 20 अक्टूबर है, 3 तारीख को मतदान होना है, कितने दिन बाकी बचते हैं? देखिए, माहौल लगभग बना हुआ है और जो लोग चुनाव में हैं वो महसूस कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये किसानों का और नौजवानों का देश है। उसके साथ सरकार ने जो सलूक किया है, देखिए हमें जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। क्या ये करो या लेकिन आप सोच लीजिए, लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान और किसान अब सरकार से सवाल पूछने को तैयार बैठा है और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। भुगतना पड़ रहा है, आप चाहते भी हैं तब भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हमारे लोग सक्षम हैं, जिले के स्तर पे जो लोग हैं अपना काम कर रहे हैं और जब बड़े नेताओं को आना होगा वो अपना काम करेंगे। तो फिर लेकिन जहां पर वोट पड़ना है, जहां पर माहौल गर्म होना है, वहां पर हमारे साथी अपना काम पिकअप कर लिए। सत्तारूढ़ पार्टी का मुखिया जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की कमान को संभाल रहा है, वो उपचुनाव में सिर्फ 1 सीट उनके पास नहीं थी, फिर भी वो चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार करेगा, जनसभाएं करेगा। वो पार्टी जो अपने आप को मजबूत विपक्ष का दावा करती है, उसके पास सिर्फ एक मलहनी सीट थी, उनके पास अगर ये 1 सीट भी चली गई तो फिर 2022 में आप कैसे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे? यहाँ पर अखिलेश को और खड़ा होना चाहिए था आकर मजबूती के साथ में। आपको टक्कर लेनी चाहिए थी जब आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं अगली बार के लिए भी, तो आप उस टक्कर से दूर क्यों हैं? रणनीति तय कर दीजिए। तो सवाल ये है कि आप सरकार से सवाल नहीं कर पा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों की और किसानों की इतनी बुरी हाल कैसे हो गई। आप उल्टा हम लोगों से सवाल कर रही हैं। देखिए, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं और आप देखिएगा सरप्राइज मिलेगा आपकी बार। लोगों ने फैसला करने का मन बना लिया है। बीजेपी मुद्दा बन चुकी है। जो घटनाएं सामने घटी हैं उसकी खबर हर गांव में पहुंची। क्या वजह है? मुझे तकलीफ होती है इस बात को लेकर, इसलिए सवाल पूछती हूँ मैं आपसे। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, आप थोड़ा गंभीरता का परिचय दीजिए। जो घटनाक्रम है वो आगे बढ़ रहा है और आप सरप्राइज देखेंगे। ये चुनाव जनता खुद लड़ने जा रही है और इनसे सवाल करेगी। हरेंद्र जी, क्या आप भी यही मानते? मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या बड़े नेता कभी कभी आते हैं दर्शन देने के लिए, जैसा आप भी कहते हैं कि फोन पर निर्देशन मिल जाता है, क्या वो सिर्फ काफी है? क्या कांग्रेस वाकई उस स्थिति में है कि इससे काम चल जाएगा? नहीं, फोन पर निर्देश नहीं मिलते। आपने देखा होगा कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों के बीच लड़ाई में थे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ाई में थी। हमारे नेता हमसे आगे जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। जहां तक उपचुनाव की बात है, कांग्रेस की परंपरा रही है कि कभी कांग्रेस के बड़े नेता उपचुनाव में नहीं जाते और अभी भी वो बराबर 1-1 मिनट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सबको उन्होंने निर्देशित किया और हम लोग लगे हुए, और जरूरत पड़ी तो बड़े नेता भी आएंगे। जहां तक संत महाराज जी से मैं एक अनुरोध करता हूँ कि मंदिर यो आपकी जो मांग है, ये तो आदरणीय मोदी जी के हाथ में, जाकर मोदी जी के बाहर बैठिए और उनसे कहिए कि या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो बच गया। कुछ तो नतीजा निकलेगा, तो मोदी जी के हाथ में है। और देखिए, आज बड़ा साफ स्थिति है, किसान तबाह है,
मजदूर तबाह है, छोटा व्यापारी तबाह है और पत्रकार तबाह है। मैं तो बधाई दूंगा आपको पूजा जी कि किसान की बेटी ने इतने सटीक और साफ सवाल, कड़वे सवाल हमसे भी किए। मुझे कहीं लगने लगा कि निश्चित रूप से एजुकेशन अब हमारे गरीब लोगों के पास भी आ गया और एजुकेशन की वजह से आप करते हो। एक दिन मैंने वंदना को देखा था, आज आपको देख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा सीधा सा मामला है कि हम लोग, आप ये सोच रहे होंगे हमारी संख्या 7 MLA है, पर इन चुनाव में हम 5 सीटें जीत रहे हैं। आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, मैं आश्वस्त करता हूँ। ठीक है संजय गुप्ता जी, ये जो बैठे हुए परमहंस जी, इनको 3 तारीख तक मना लेंगे या फिर 3 तारीख के बाद मनाने जाएंगे? देखिए, परमहंस जी हमारे संत हैं, हमारे पूजनीय हैं। इनका जो भी विषय है, इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम आपसे ही कहना चाहेंगे, अनशन की आवश्यकता नहीं है और आपकी भावनाओं का हम सब सम्मान करते हैं। देश एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, संविधान से बंधा हुआ देश है। ये हमारे पूज्य संत महोदय को समझते होंगे। परमहंस जी कुछ कह भी रहे हैं, जल्दी से परमहंस जी, बस वक्त नहीं है, जल्दी से। मुझे विश्वास है कि मोदी है तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इसीलिए मैं अमित त्याग करके बैठा हूँ। अब मुझे विजय मिलेगी। 25 तारीख को विजयदशमी है। 25 तारीख के पहले मुझे ये ठोस आश्वासन मिल जाएगा कि मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मैं भी तो वही पूछ रही थी। राम जी, फाइनल कमेंट फटाफट से। विपक्ष को अपनी भूमिका सक्रियता से निभानी चाहिए, जो अभी निभाता दिख नहीं रहा है। अगर उसे भविष्य में पावर में आना और आना ही चाहता है तो उसे अपना काम करना चाहिए, जिससे जनता को लगे कि वो उसके मुद्दे उठा रहा है, उसकी बात कर रहा है। और अगर विपक्ष ने ऐसा नहीं किया तो परिणाम स्वाभाविक रूप से वैसा ही होगा जैसा अभी दिखाई पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बहुत जरूरी है किसी भी मजबूत